मेरे पति कुवैत में नौकरी कर रहे थे। मैं भी जब उनके पास रहने गई तो खर्चा बढ़ जाने के कारण मैं भी घरों में काम करने लग गई। मैंने देखा कि मेरी मालकिन फिटकरी को तेल में भिगोकर छुपा कर रख देती है। एक दिन ये राज जानने के लिए जब मैं छुप कर उनके कमरे में गई तो देखा कि वह फिटकरी अपने नीचे लगा रही थी। पर क्यों? मेरा नाम रागिनी है। मैं जब 21 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बहुत ही ज़्यादा फिक्र सताने लगी और उन्होंने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके कारण मैं सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई ही कर पाई थी। मेरे लिए कई रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उन लोगों की बहुत ज़्यादा मांगें थीं, जो मेरे माँ बाप पूरी नहीं कर सकते थे, जिस कारण हर जगह से इनकार ही हो जाया करता था। फिर एक दिन मेरे पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक अच्छे घर का रिश्ता बताया, तो पापा तुरंत ही उस लड़के को देखने के लिए उसके घर चले गए। जब वह शाम को लौट कर आए तो उन्होंने उस लड़के की तस्वीर माँ को दिखाई। मेरा छोटा भाई भी देखकर कहने लगा कि ये तो देखने में बड़े ही हैंडसम हैं। मेरी दीदी के लिए तो यही सबसे अच्छे रहेंगे। पापा को वह रिश्ता बहुत पसंद आया था। वह बोले, लड़का पढ़ा लिखा है और कुवैत में अच्छी नौकरी करता है। मेरी भी यही चाहत थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो, और जब यह रिश्ता मिल गया तो जैसे मेरी चाहत ही पूरी हो गई थी। मेरे होने वाले पति कई सालों से कुवैत में ही नौकरी कर रहे थे और वह अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे और उनकी दो छोटी बहनें थीं और दोनों ही कुंवारी थीं। उनके पिता का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था, तो उनकी माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ ही अकेले घर पर रहा करती थीं। हमारा रिश्ता फ़ोटो देखकर ही तय हो गया था। मेरा भी फ़ोटो लड़के के पास भेज दिया गया और लड़के ने फ़ोटो देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे और वहाँ से बार बार आना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये बात साफ तौर पर कह दी गई कि मेरे पति शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान आ पाएंगे। ये रिश्ता मेरे पिता के दोस्त ने करवाया था, इसलिए मेरे घर वाले सिर्फ वही जानते थे जो उनके दोस्त ने उन्हें बता रखा था, और मैं तो अपने पति से बिल्कुल ही अनजान थी। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की पहली रात मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। मेरी ससुराल भी बस ठीक ठाक ही थी। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 3 दिन बाद ही मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको कुवैत वापस जाना था। ये बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति मोहित मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूँगी? हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे ये बात तो पता थी कि मेरे पति काफ़ी सालों से ही कुवैत में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वह 3 दिन बाद ही जाने लगे तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता था कि वह अचानक इतनी जल्दी जाने की तैयारी करने लगेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वह 1-2 महीने यहाँ पर रहेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, उनकी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह तो 3 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैंने अपने आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 3 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी से अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज़्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं और इस बात पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसी विदेश में काम करने वाले इंसान से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया
और मुझसे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। और जब वह घर वापस आए तो मैंने देखा कि वह लगभग 20 से 25 किलो फिटकरी लेकर आए थे और मुझसे कहने लगे कि ये सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई थी और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे मोहल्ले की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैं अपने हिसाब से ही अपने पति को ये सारी बात बता रही थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ करने के लिए थोड़े से बर्तन में फिटकरी डालकर बर्तन को धोकर निकाल लिया करती थी। हमारे मोहल्ले में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते हैं। मेरी बात सुनकर मोहित हंसने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे मोहल्ले में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। दरअसल कुवैत की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं। ये बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कुवैत की औरतें फिटकरी को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर कुवैत की औरत के घर में ये फिटकरी मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। मोहित की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद थी, लेकिन उस समय मैं कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी तो रख दी थी, पर रोते हुए उनसे कहा कि इतनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। मोहित के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मोहित कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन आंसू बहाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी दोनों छोटी नंदें बहुत ही ज़्यादा चालाक थीं। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकल कर भी नहीं आती थीं। लेकिन मेरी दोनों नंदें हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थीं और उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाई से इतने सालों से दूर हैं। खैर, मोहित मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता था, उनकी बहनें फ़ोन पर मेरी अपने भाई से बहुत ज़्यादा बुराइयां किया करती थीं। मोहित इन सब बातों से बहुत तंग आ गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वह रोज़ मुझसे फ़ोन पर बातें किया करते थे और कहते थे, रागिनी, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए वह 3 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल मैं उदास हो जाता हूँ। एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने बताया कि वह मुझे अपने पास कुवैत बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। ये सुनकर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदों के चेहरे का रंग बदल गया था। वह चाहती थीं कि उनका भाई उन्हें भी कुवैत बुला ले, लेकिन मैंने अपनी नंदों को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने मोहित से पूछा कि आपके लिए यहाँ से कोई सामान तो लेकर नहीं आना, तो उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए 30 किलो फिटकरी लेकर आना। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि अभी तो कुछ टाइम पहले ही मोहित 20 से 25 किलो फिटकरी लेकर गए थे। अब फिर 30 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा खुद का सामान भी अच्छा खासा भारी था। ऊपर से 30 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े थे और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का कुवैत की औरतें क्या करती हैं।
मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे बाद के सफ़र के बाद मैं कुवैत अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर मोहित को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें मुझसे मिलने से ज़्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन न जाने वह फिटकरी किसको देकर आ गए थे। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वह मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए तो वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। मुझे उनसे फिटकरी को लेकर सवाल करने का मौका ही नहीं मिला और फिर बाद में मैं भूल गई थी कि वह फिटकरी का आखिर करते क्या हैं। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकरी का कोई जिक्र आया तो मैंने अपने पति मोहित से पूछा कि आप आखिर फिटकरी किसको देकर आए हो। तो वो बोले कि वो उसे बेचता है उसी को। मैं अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा गुजारा था। इतना वक्त किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गया पता ही नहीं चला था। लेकिन 1 महीना पूरा होते ही मेरे पति मुझे कहने लगे, अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान वापस चली जाओ। मोहित की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ कुवैत में ही रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपने परिवार का भी खर्च उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। वह भी मुझे रोज़ फ़ोन कर करके तंग कर रही हैं और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्च खुद उठा लूँगी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर मोहित कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी? यहाँ पर बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने मोहित से कह दिया कि मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही क्यों ना करना पड़ जाए, पर मैं सब कुछ सह लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मोहित को मेरी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन मैंने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर हिंदुस्तान से आए हुए लोगों की फैमिली रहती थी और इस समय मेरी जान पहचान वाली औरतें मेरे काम आ गई थीं। 2-3 ऐसी फैमिली थीं जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर काम करने के लिए रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि कुवैत के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी। किसी के घर मुझे सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी तो किसी के घर सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की नौकरी मिली थी। मुझे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में मैं शादी से पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं यूट्यूब पर देख देख कर तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मोहित घर पर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया है, ये बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। मोहित ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
मोहित की बात सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने उनके दिल को पिघला दिया था। अब खुद भी वह मेरे बिना नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी नंदें ही मेरे पति को भड़का रही हैं और मुझे वापस हिंदुस्तान भेजने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं, और मजबूर होकर ही वह मुझे कुवैत से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे हैं। लेकिन उनका मुझे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि मोहित ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब मैं मोहित के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। मैंने खुशी से मोहित को गले लगा लिया और प्यार का इजहार किया। अगले दिन जब काम पर जाते टाइम मोहित ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उनके घर से जाते ही जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हुई और फिर मेरी पड़ोसन मुझे कुवैत की औरतों के घर पर ले गईं। उनके घर बहुत ही सुंदर थे, अंदर से बिल्कुल महल के जैसे लगते थे। मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार बिहेवियर की थीं। कुछ कुछ औरतों को तो हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थीं। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बना कर दूँ। लेकिन पहले ही दिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब मैं एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई, तो वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी फिटकरी रखी हुई थी। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मोहित ने उस फिटकरी को किसे दिया था और क्यों। क्या पता यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे सब हिंदी नहीं जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और मोहित ने भी यही बताया था कि यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं इस बारे में उन्हें नहीं मालूम है। मैंने इसी सोच में डूबे डूबे 2-3 घंटे में वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद मैं दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए चली गई थी, और वहाँ पर जाकर भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। वहाँ के किचन में तो पहले वाले घर से भी ज़्यादा फिटकरी भरी हुई थी। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर ये सब क्या माजरा है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस घर की मालकिन किचन में आई और पहले ये जांचा कि मैं उसे देख तो नहीं रही। फिर चुपके से उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में तेल लिया और उसमें फिटकरी को डाल दिया और उसको ढककर कोने में रख दिया। पता नहीं उसने तेल में फिटकरी डुबोकर क्यों रखी थी। मुझे मालूम नहीं हो सका कि वह औरत ऐसा क्यों कर रही थी, वो भी इतना खुफिया तरीके से, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। खैर, मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। मैं सारे ही घरों में खाना बनाकर और साफ सफाई करके फ्री होकर मोहित के घर लौटने से पहले ही घर चली आई थी। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। शाम को जब मोहित घर आए तो उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर पर भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूँगी। मेरी बात पर मेरे पति मुस्कुराने लगे। आखिर यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। मोहित रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कुवैत आई थी तब से पहली बार वहाँ पर मुझे वह बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें। फिर मोहित मुझे बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो ही गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थीं और यहाँ तो हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कुवैत में बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की की हुई थी।
और आज पहली बार मैंने यहाँ का माहौल देखा था। हमने खूब सारी शॉपिंग की और मेरे पति ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में हमें मोहित के दोस्त मिल गए। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मोहित ने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वह लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे और मोहित को अपने घर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। दरअसल मेरे पति मोहित के जो दोस्त थे और उनकी पत्नी, वह दोनों ही लोग वहीं कुवैत के ही निवासी थे, लेकिन उनकी हिंदी फिर भी काफ़ी अच्छी थी। मोहित ने उन्हें बहुत मना भी किया कि हम लोग डिनर पर आपके घर नहीं आ सकते, लेकिन वह लोग माने ही नहीं। और जब वह बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मैं मोहित के दोस्त के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक मैंने वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी थी और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खा रही थी। और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी मैं पहली बार ही जा रही थी। अगले दिन मैंने सभी लोगों के घरों का काम किया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई। मोहित भी जल्दी ही काम से लौट आए और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया। मैं मोहित के दोस्त का घर देखती ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से तो उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था। उनके दो प्यारे प्यारे बेटे थे। मोहित के दोस्त की पत्नी का नाम शबाना था। वो किचन में खाने की तैयारी कर रही थीं, इसलिए मैं भी उन्हीं के पास किचन में ही जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास ही आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी मदद करवाऊंगी, और फिर मैंने उनकी मदद करवाना शुरू कर दिया। तभी मेरी नज़र शबाना भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डब्बे में रखा हुआ था। डब्बा क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, इस वजह से मुझे उसके अंदर की फिटकरी ठीक दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर कुवैत की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज शबाना से पूछ लेती हूँ, मगर शबाना से पूछने में मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डाल कर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। शबाना का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ये फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है। आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज़्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी बात सुनते ही शबाना के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी के डिब्बे को उठाकर कबर्ड में रख दिया। उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गई, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। शबाना ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी। हम खाना खाकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते भर मेरे दिमाग में फिटकरी चलती रही। मोहित ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने मोहित को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफ़ी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे, लेकिन आज शबाना के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कुवैत की औरतें क्या करती हैं इतनी सारी फिटकरी का? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। मोहित ने कहा, छोड़ो इस बात को और मेरे बारे में सोचो। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे।
मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों के घरों में खाना पकाने की आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप की मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं मोहित के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे कि कहीं मेरी माँ को फिटकरी के बारे में कुछ पता हो, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी का तेल में भिगोकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कुवैत में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम करती थी, उन्हें भी मेरा काम बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन जिस घर में मैं खाना बनाती थी, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ की मालकिन ने मुझे इशारे में समझाया कि कल उनके यहाँ कुछ मेहमान आएंगे, जिनके लिए मुझे रात में खाना बनाकर तैयार करना होगा, और इसीलिए मुझे कल रात में उनके घर पर ही रुकना होगा, जिसके लिए वह मुझे मेरी 1 महीने की सैलरी के बराबर का पैसा एक दिन में ही दे देंगी। मुझे ये ऑफ़र बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। घर आकर जब मैंने मोहित को इस बारे में बताया तो उन्हें थोड़ी सी फिक्र हुई और वह बोले कि रात में किसी दूसरे के यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और फिर मैं वहाँ अकेली नहीं होंगी। वहाँ तो और भी कई सारे नौकर रहते हैं। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और कितने सारे पैसे मुझे एक दिन में ही मिल जाएंगे। अगले दिन मैं खुशी खुशी वहाँ पहुँच गई और सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दिया। रात तक खाना खाकर सब लोग घर जा चुके थे। मेरी मालकिन मुझसे बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे तुरंत ही रात में सारे पैसे दे दिए और मुझे एक बहुत अच्छा कमरा सोने के लिए दिया। आधी रात को मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरी मालकिन किचन में पहले से ही थी और वह एक कटोरी में वही तेल में भीगी हुई फिटकरी का जो लेप तैयार हुआ था उसे निकाल रही थी और दबे पांव चुपके से उसे लेकर जाने लगी। जब मैंने उन्हें ऐसा करते देखा तो मैं भी छुप गई। मैंने सोचा, आज ये अच्छा मौका है। आज मैं जान सकती हूँ कि आखिर कुवैत की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती हैं। जब वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैं भी धीरे से उनके कमरे के बाहर पहुंची और उनकी खिड़की को बहुत ही धीरे से मैंने खोला। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी मालकिन ने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे और उस फिटकरी और तेल को मिलाकर बनाए हुए मिश्रण को वह अपने नीचे उस वाली जगह पर अच्छे से लगा रही थीं। काफ़ी देर उसे वहाँ मलने के बाद वह अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी जहाँ उनका पति लेटा था। इसके बाद का मैं देख ना सकी और भागकर अपने कमरे में पहुँची। मेरी सांस फूल चुकी थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पति के साथ रिश्ता बनाने के लिए फिटकरी का क्या काम। सुबह जब मैं घर वापस लौट कर आई तो मैंने तुरंत ही पिछली रात घटी पूरी घटना को मोहित को बता दिया। मेरी बात सुनकर मोहित भी दंग रह गए। मैंने उनसे कहा कि अब तो मेरी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर इस सब के पीछे राज क्या है? मुझे परेशान देखकर मोहित ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें पता करके इस बारे में बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे का क्या राज है। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन जब मोहित घर वापस आए तो मुझसे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी चाय बना दो। मोहित का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप इतने खिले खिले लग रहे हो। मोहित ने कहा, दरअसल मैं आज तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, इसलिए तुम जल्दी से चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताने वाला हूँ। मुझे फिटकरी के राज के बारे में पता चल गया है। मैं फिटकरी का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उनके पास आराम से जाकर बैठ गई।
मोहित ने मुझे बताया कि कुवैत की औरतें यह नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है और वह इसे अपने तक ही रखना चाहती हैं। इसीलिए शबाना भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मोहित की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी कि आखिर इस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है। मोहित कहने लगे कि हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और इसी तरह हर जगह के अपने अपने अलग अलग टोटके और इलाज भी होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज़ इंडिया में होती है वह यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह फिटकरी का जो इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि कुवैत की औरतें बिल्कुल अलग तरह से इसका फ़ायदा हासिल करती हैं, जो बहुत हैरान कर देने वाला है। मैं मोहित की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मोहित ने बताया कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इसके बारे में पता चल जाए तो हर घर में वहाँ भी ढेर सारी फिटकरी नज़र आने लगेगी। मोहित की इस बात पर मैंने उन्हें घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो, कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात सुनकर मोहित ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल कहीं नहीं सुना था। मैंने हैरानी से मोहित से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? मोहित कहने लगे, हाँ बिल्कुल, यही बात है। मैंने अपने कुवैत में रहने वाले एक बहुत करीबी दोस्त से इस बारे में पता किया और उसने ही मुझे फिटकरी का राज बताया है। मेरा यह दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट होता है, क्योंकि फिटकरी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगी है और फिटकरी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर फिटकरी ज़्यादा आसानी से मिलती भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो वहाँ से फिटकरी ज़रूर लेकर आता हूँ और यहाँ के लोग महंगे दाम में भी आसानी से फिटकरी को खरीद लेते हैं। मोहित ने मुझे बताया कि कुवैत की औरतें फिटकरी को तेल में भिगोकर खास तरह का एक लिक्विड तैयार करती हैं, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है, जिसे वो फिटकरी को तेल में डालकर कई दिन के लिए रख देती हैं। उसके बाद जब भी वह औरतें अपने पति से रिश्ता बनाने वाली होती हैं तो उससे पहले वह उस लेप को अपनी उसी जगह पर लगाती हैं जहाँ से पति पत्नी के रिश्ते बनते हैं। वह पति से रिश्ता बनाने से पहले इस खास लेप को लगाना कभी नहीं भूलती। कुवैत की औरतों का मानना है कि इस तरह उनके बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा होगा। इस लेप को लगाने से बेटे की ही पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में मोहित ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इसी टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि कुवैत की औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर मोहित कहने लगे, हर किसी के अपने अलग तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बच्चा पैदा करने के लिए टोटका इस्तेमाल कर रही हैं। उन्हें लगता है कि किसी को बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। मोहित की बात सुनकर मैं अफसोस से भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो अब फिटकरी भी नहीं है और ना ही मुझे यह लेप बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर मोहित हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस बच्चे की चाहत है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहित की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटा ही हो ये इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में एक घर की मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने हिसाब से उनका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया था और हैरत की बात यह थी कि उस औरत ने बेटे को ही जन्म दिया था। शायद उनका बनाया हुआ लेप काम आ गया था। कुछ दिनों में भगवान ने मुझे भी गुड न्यूज़ दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई लेप इस्तेमाल नहीं किया था। 9 महीने बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा बेटा पैदा हुआ था, जबकि मैंने तो कोई लेप नहीं लगाया। लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे बेटे की माँ बनाया था। बेटा या बेटी यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने हिसाब से टोटके करते रहते हैं।
कुवैत की औरतें भी ऐसे ही टोटकों के चक्कर में फंसी रहती हैं। मैं यह बात तो नहीं जानती थी कि कितनी कुवैत की औरतें इस फिटकरी के टोटके को करती थीं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था, ज़्यादातर कुवैत की औरतों के घरों में फिटकरी मौजूद थी। ये सारे काम बिल्कुल ही गलत हैं। भगवान हमें बेटा दे या बेटी, हमें उसकी कृपा समझकर खुश होना चाहिए। ऊपर वाला हमें संतान सुख दे रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा या बेटी कुछ नहीं होता, औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति मोहित के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने कुवैत की औरतों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, क्योंकि ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे बेटियाँ भी बहुत पसंद हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अगली होने वाली औलाद भगवान मुझे बेटी ही दे, ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।